जी हाँ, जनरेटर ऑफ और मुसीबत ऑन। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान और आज दरअसल चर्चा हम इस बात को लेकर के करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमें साफ सुथरी हवा मिलना भी हमारा मौलिक अधिकार है। मगर यह हमारी सरकारों का निकम्मापन और नाकारापन है कि आज भी हम साफ सुथरी हवा के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारों ने ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जिसके बुनियाद पर लोग साफ और बेहतर माहौल में स्वच्छ हवा ले सके, सांस ले सके। और ऐसे में जब मुसीबत आती है तो फिर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता है। एनजीटी ने एक बड़ा फैसला लिया कि दिल्ली समेत 5 शहर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में अब डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर प्रतिबंधित हो चुके हैं 15 तारीख तक। अगले यानी कि 5 महीनों तक, आज की 15 तारीख से लेकर के अगले 5 महीनों तक यह प्रतिबंधित है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली के लिए यह फैसला तो ठीक है क्योंकि यहां पर पावर कट कम है, मगर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में वहां पर इस पावर कट की वजह से मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, हाई राइज सोसाइटीज जहां पर लिफ्ट से लेकर के दूसरी तमाम सेवाएं, जब बिजली कट होती है, पावर कट होता है तो जनरेटर के इस्तेमाल से ही वहां सारी सुविधाएं होती हैं। क्या इन तमाम चीजों का कोई ऑप्शन है, वैकल्पिक तरीका कोई दिया गया है? हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वहां पर जनरेटर का इस्तेमाल कुछ कुछ चीजों पर, कुछ कुछ जगहों पर किया जा सकता है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर यह मुश्किल आई क्यों और इस मुश्किल के बचाव के लिए क्या हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, क्या उसके लिए पहले से कोई बड़ा कदम उठाया? हर साल ये मुश्किल आती है, पराली जलाने की समस्या से आप लोग वाकिफ होंगे, मगर इन तमाम चीजों के बीच में आखिर ये मुश्किलें क्यों पैदा होती हैं? पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नोएडा वाले परेशान, गाजियाबाद वाले हैरान, एनसीआर वालों हो जाओ सावधान। आसमान छूती अट्टालिकाओं में कैद सरीखी जिंदगी जीने वालों के लिए जहां यह खबर हैरान और परेशान करने वाली है, वहीं मॉल, कंपनी, कारखाने और दूसरे संस्थानों के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि आज से पूरे एनसीआर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन वाले जनरेटर पूरी तरह प्रतिबंधित हो गए हैं। नियम के पालन के लिए टीमें निगरानी करेंगी, उल्लंघन पर जुर्माना भी लगेगा। नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रोजगार से लेकर रोजमर्रा की तमाम जरूरतों तक, बिजली से लेकर पानी तक बहुत कुछ जनरेटर के भरोसे है। लेकिन बिजली की कमी और इन जनरेटर पर प्रतिबंध के बीच लोगों का दर्द है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ये कैसी व्यवस्था है। वैसे भी एक दिन में तो सभी लोग सीएनजी वाले जनरेटर खरीद नहीं सकते। वैसे ये लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। जनरेटर तो हम बंद ही रहते हैं, अब इसे लागू करने का गलत फैसला है, इसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। दिल्ली के लिए ये नियम ठीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पावर कट बहुत कम है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में बिजली की व्यवस्था से हर कोई वाकिफ है। इन शहरों में तो जाने से ज्यादा बिजली आने के चर्चे होते हैं। ऐसे में हाई राइज सोसाइटी में क्या होगा, फैक्ट्रियों का क्या होगा? यहाँ पावर कट होने का सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। जनरेटर पर प्रतिबंध से लॉकडाउन और कोरोना से पहले ही खस्ताहाल कंपनियां और कारखाने मालिकों के माथे पर परेशानी के बल हैं। ये गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 20,000 के लगभग उद्योग है। 20,000 उद्यमी उद्योग इससे प्रभावित होंगे। देखिए, अभी कोरोना काल की वजह से ऑलरेडी वैसे ही इतना बुरा हाल है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, लॉस में चल रही है सारी फैक्ट्रियां, तो थोड़ा बहुत उससे अगर सपोर्ट मिलने लगा है, अब ये नई एक परेशानी शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल बदलता मौसम और बढ़ता प्रदूषण जहां सेहत के लिए परेशानी का सबब है, वहीं हाई रेस हाउसिंग सोसाइटी से लेकर मॉल और शिक्षण संस्थान तक ये डीजल, पेट्रोल और केरोसिन वाले जनरेटर ही लिफ्ट, पानी, बिजली का जरिया है। ऐसे में सवाल ये है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कैसे बनेगी बात? कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनरेटर ऑफ हुए हैं, परेशानियां जो हैं वो ऑन हो गई हैं और लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं से काम भी ठप हो सकता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम
सराहनीय है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी उठती नजर आ रही हैं। नोएडा से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। और आज का जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का रहा है सुबह 11 बजे के आसपास में, वो 321 के पार रहा है, जो कि बेहद खराब हवा मानी जाती है। हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में नोएडा स्टूडियो से इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में सत्यवीर सिंह जी, महासचिव लघु उद्योग भारती के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। साथ ही साथ में हमारे साथ में विनोद सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, जयप्रकाश पांडे जी होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे। शुरुआत में अपनी संवाददाता की तरफ से करता हूं। हमारे साथ में खड़ी हैं फराह, मुश्किलें किस किस्म की हैं दिखाई? मैं यहाँ होम्स 1-1 में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े हैं और जो यहाँ लोग हैं साफ तौर पे वो परेशान है, तो सीधा लोगों के पास ही चलते हैं। कह रहा हूँ जितने लोग थे कि विंडो दिखाते, मैं अकेले नाम बोल रहा हूँ तो मैं सिंगल स्क्रीन पे हूँ ना, ये तो नाम मत बुलवाइए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी रेजिडेंट को। हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग में हमारी लिफ्ट नहीं चलेगी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम लिफ्ट चला देंगे। अगर कोई पेशेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका क्या निवारण होगा, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे उनको बताना चाहिए। सारे बच्चों को हमने बोल दिया है कि घर से पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई कैसे करेंगे ये बताना पड़ेगा उनको ना, कि किस तरह से हम चलाएंगे और इसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है, वो गवर्नमेंट को वो बताना चाहिए। उसका सोल्यूशन भी बताना चाहिए कि हम कैसे। यहाँ पे हमारे साथ और लोग हैं। जब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज ये प्रतिबंध लग गया है साफ तौर पर, तो किस तरीके की समस्या आपको लगती है होंगी? जनरेटर तो ऑफ हो गया है, कितनी समस्याएं हैं जो अब आज सामने आई? देखिए, समस्याएं तो अनगिनत हैं जो एक एक करके आनी शुरू होंगी। आज से मेरा मन है कल से ये स्टार्ट होंगे सारे जो रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप हाइट देख रहे होंगे हमारे सोसाइटी की, तो जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है वो लिफ्ट का आने वाला है। जब भी कोई भी पावर कट होता है, इमरजेंसी में होता है या कोई निश्चित तौर पे पावर कट होता है, तो सबसे पहली समस्या लिफ्ट की ही आने वाली है, क्योंकि वो बंद होगी तो उससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी। तो कोशिश की जाएगी कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, बट फिलहाल तो लगता नहीं है। हमारी सहयोगी फराह कुछ सोसाइटीज के लोगों के साथ में थी जो बातचीत कर रही थी, ये समझने और समझाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मुश्किलें किस तौर पर आ रही है। मैं शुरू में ये बता रहा था कि आज दिल्ली की एयर क्वालिटी 321 के पार पहुंच गई, क्योंकि इस वक्त पराली जलाई जा रही है और इस वक्त ये सारी कंडीशन हैं। और ऐसे में आज का ये फैसला एनजीटी का कितना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उस फैसले के पीछे, उस फैसले से इतर हमारी सरकारों ने विकल्प क्या तैयार किया है? क्या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से चलने वाले इन जनरेटर को बंद कर देने के बाद में क्या आज से कल से हमारे पास में सीएनजी के जनरेटर उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो फिर इसकी तैयारी और इन तमाम चीजों के लिए वक्त देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं। उधर आज प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ये कहते हैं कि पराली जलाने की वजह से सिर्फ 4% ही पॉल्यूशन फैलता है। मगर आम आदमी पार्टी यह कहती है कि नहीं साहब, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, क्योंकि 2019 के एक आंकड़े के मुताबिक करीब 44% के आसपास में यह साबित होता है प्रदूषण को फैलाने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर 4% ही रही है तो फिर स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई 15 दिन के भीतर भीतर। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुश्किल है कहां पर। अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि वो मौलिक अधिकार जो तमाम भारतीयों को मिलना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें साफ सुथरी हवा सांस लेने के लिए भी शामिल है, क्या उसको हमारी सरकारों की गफलत ने, हमारी सरकारों के निकम्मापन ने, हमारे सिस्टम के निकम्मापन ने और नाकारापन ने वो हम सब से स्वच्छ माहौल में, साफ सुथरी हवा में सांस लेने के लिए हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन किया है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब तक ये सरकारें अभी तक इन तमाम लोगों के खिलाफ में कोई ऐसा बड़ा कदम, सरकार से लेकर के अदालतों तक इन पर कोई
तरीके से, किसी तरीके से कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक बार मैं फिर से सारे मेहमानों का तारुफ कराता हूं। हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विनोद सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली साहब हैं, और हमारे साथ शशांक मिश्रा जी हैं, पर्यावरणविद हैं, सत्यवीर सिंह जी महासचिव लघु उद्योग भारती के हैं, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के नेता। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। एनजीटी ने फैसला ले लिया, जरूरत है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साहब पराली जलाई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है। फैसला अपनी जगह, आपने तैयारी क्या की है? मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए जनरेटर बंद हो रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के, इसका विकल्प क्या दिया है और वक्त कितना दिया? देखिए, ऐसा है कि आपने शुरू में ही संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र कर दिया। हम इस पे अधिकार और जिम्मेदारी दोनों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। ये जो अभी एनजीटी का आदेश आया है, ये कोई नया आदेश नहीं है, 3 साल पहले से आदेश है। रमेश मोहन जी, 2017 में इस किस्म के प्रावधान किए गए। 2017 में इस किस्म के प्रावधान किए गए, मैं देख रहा हूं, जनता भी समझ रही है। सवाल यह कि आज से अचानक ये फैसला, और इसके लिए वो हाई राइज सोसाइटीज जहां पर लिफ्ट से लेकर के तमाम चीजें जनरेटर की बुनियाद पर, दिल्ली में आपके यहां बिजली ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर के फरीदाबाद और गुरुग्राम में जहां पर पावर कट बहुत होता है, वहां के लिए विकल्प क्या दिया है? मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। तो जब ये पहली बार लागू हुआ था 2017 में, मुझे याद है, तभी से हमने, दिल्ली सरकार ने ये पॉलिसी बनाई, और मैंने खुद, चूंकि दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैं चेयरमैन था, हमने खुद एक फाइनेंसिंग स्कीम लागू कर दी कि कोई भी आदमी अपने डीजल जनरेटर को रिप्लेस करके गैस बेस्ड जनरेटर लगवाता है, हम उसे बहुत ही सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराएंगे और रिप्लेसमेंट की वैल्यू भी दिलवाएंगे। 2017 में इस सोलर एनर्जी की पॉलिसी भी आ गई, जिसमें अभी लेडी इरविन कॉलेज में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही नए प्लांट का उद्घाटन किया है। 2017 से हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं, और अभी 2020 सवाल आपकी जागरूकता का नहीं, सवाल यह है कि जमीन पर वो दिखा कैसे, जमीन पर असर कैसे आया? जमीन पर दिखा वो, अगर दिखा होता है सर, तो आज एनजीटी को यह फैसला थोड़ी लेना पड़ता कि साहब आज से ही बंद कर रहे हैं। एनजीटी ने फैसला मात्र दिल्ली के लिए नहीं लिया है, पूरे एनसीआर के लिए लिया है। मैंने 5 शहरों का नाम गिनाया। जी हाँ। अब दूसरी बात सुन ले, पराली का आपने जिक्र किया। दिल्ली के पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पराली को गलाने वाले केमिकल का नया विकल्प तैयार कर दिया। मैं पराली पर आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता को लाया जाए। ठीक है सर, मैं पराली पर आऊंगा। सवाल चूंकि इस फैसले को लेकर के, उस फैसले के सामने विकल्प क्या दिया है सरकार ने? जयप्रकाश पांडे जी, फैसला एनजीटी का, मगर तैयारी तो सरकारों को करनी थी ना। अब लॉकडाउन के चलते पहले ही आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, अब वहां पर पावर कट होता है, जनरेटर क्या एक दिन में रातों रात लग जाएंगे? देखिए जब्बार जी, जहां तक आम आदमी सरकार का सवाल है, आप जानते हैं कि वो आभासी दुनिया में जिंदा रहने वाली सरकार है। आप अपनी बात करो साहब, ये क्या बात है? प्रचार और दूसरे प्रदेशों की राजनीति में अभिरुचि लेने का ही उद्देश्य रहता है। और सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं, चुप रहिए, हमें भी बोलना आता है। दूसरा मैं ये बता दूं कि 6 साल हो गया, जैसा आपने सवाल इनसे किया था, 6 साल हो गया, और इनको ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये श्रीवास्तव जी सही कह रहे थे, जैसे ही विंटर का सीजन आएगा, स्वाभाविक है कि ये प्रॉब्लम आती है। और फिर इनके पास क्या पॉलिसी थी? तो जाहिर है कि ये आम आदमी सरकार ने दिल्ली को, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया है, कोई दीर्घकालिक नीति नहीं। तो जयप्रकाश पांडे जी, नोएडा तो दिल्ली में नहीं आता है ना, ग्रेटर नोएडा दिल्ली में नहीं आता ना, गाजियाबाद दिल्ली में नहीं आता सर ना। ये तीन शहर तो आपके राज्य में है। नहीं, सुनिए, सवाल तो आपसे भी होगा ना। मैं बता रहा हूं, नोएडा का आपने जो जिक्र किया है, अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। इसके पहले की सपा सरकार में कुछ वीआईपी जिले थे जहां इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 24 घंटे होती थी, बाकी जगह कट रहती थी। लेकिन जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, नोएडा हो, कानपुर हो, कोई भी हमारा शहर हो, वहां 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो फिर जनरेटर की निश्चित रूप से, अगर ये देखिए कि कुल कितना प्रयोग होते थे, तो बहुत ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है आपके मुताबिक? नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में, बाकी सारे शहरों, ग्रेटर नोएडा में या गाजियाबाद के वो इलाके जो इंडस्ट्रियल हैं, गाजियाबाद के इलाके, ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है।
24 घंटे बिजली पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में है, शौकत अली साहब। बिल्कुल। शौकत अली साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 10 लाख से ऊपर के। शौकत अली साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए जयप्रकाश जी, जी 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 देखिए जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जो है 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। देखिए प्रदूषण कल्याण, ये जो पोल्यूशन कल्याण बोर्ड को एक चिट्ठी लिखकर कहा गया है, उनके डायरेक्टर ने कहा है कि आप जो है जब हम इस तरह के कानून की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो आप जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाह रहा हूं, वो जो चिट्ठी है वो किस लिए लिखी गई है? झूठ बोलने के लिए आपके लिखी गई है या फिर वो सच में बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं? देखिए अगर बिजली उपलब्ध हो रही है तो चिट्ठी किस बात की है? वो जो आपके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे, तो ये जो झूठ की दुकान है बार-बार आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अच्छी बात इनसे आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश पांडे जी गलत बयानी कर रहे हैं। शौकत साहब आप ये कह रहे हैं 24 घंटे बिजली है या नहीं है? आपके हिसाब से ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे बिजली है या नहीं? जानकारी। अरे इनके दौर में तो इटावा, रामपुर, आजमगढ़ कुछ वीआईपी जिले थे, वही 24 घंटा लाइट आती थी। हमने तो थोड़ा ध्यान रखिए, सुनिए। और अखिलेश जी ने तो पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर तक नहीं किया था, प्रदेश को अंधेरे में डुबाने के लिए। ये क्या हमें सर्टिफिकेट जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है। नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, आपके नेता अखिलेश जी ने पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया। जवाब दे आजमगढ़, रामपुर, इटावा से बचने के लिए और कुछ जिले ऐसे थे भाग्य वाले जहां लाइट आती थी। आप दुर्भावना से कानपुर जो उत्तर भारत का आपकी सीट नहीं निकलती थी, आपने इलेक्ट्रिसिटी कटौती कर करके उसे एक खंडहर बना दिया। यदि आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते तो बताइए, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप बताइए, आप बता दीजिए कि नोएडा में लाइट नहीं रहती। आप ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बिजली है प्रदेश में, तो वो चिट्ठी किस लिए है? सिर्फ इतना बताइए। आप लोग, मैंने आज की चर्चा बिजली कितनी आती है उस पर नहीं, ये चर्चा मुश्किल प्रदूषण, पॉल्यूशन और उसकी वजह से जो फैसला है उस परिप्रेक्ष्य में अब बिजली कितनी आ रही है उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मगर सत्यवीर सिंह जी, मुश्किल कितनी आने वाली है? आपने बीजेपी को भी सुना, सपा को भी सुना और आम आदमी पार्टी को भी सुना कि यह फैसला आया, लेकिन हमने वैकल्पिक स्तर पर हमने प्लान तैयार कर रखा। क्या लघु उद्योग भारती से आप जुड़े हुए हैं? क्या इस फैसले के बाद में तत्काल प्रभाव से आप लोगों के पास में या उन तमाम जगहों पर सीएनजी के जनरेटर पहुंच जाएंगे? आदरणीय जब्बार खान साहब, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं सतवीर सिंह लघु उद्योग भारती से, और हमारा एक ही ध्येय है, राष्ट्रहित, उद्योग हित। और मेरे जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, आज राजनीति से अलग हट के देश हित में बात करें। कोई भी उद्यमी समय रहते हुए ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। और मैंने पहले भी कहा, आदमी ये विभागीय शासन चाहे प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से क्यों हट रहा है? हमने तो सदैव संवारा है इन हवाओं को और फिजाओं को। जिन्होंने काटा है इन पेड़ों को, उन गुनहगारों का तो कोई आपकी नजर में कौन है ये गुनहगार? ये गुनहगार वही हैं जो रातों रात वो डेवलपमेंट की जो स्थिति बनाई हुई है, वही गुनहगार हैं। उन्हें जवाबदेही जरूर तय करनी होगी, ईमानदारी लानी होगी, तभी हम किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे। रमेश मोहन जी, आप तो बगल में बैठे हुए हैं, गुनहगारों की फहरिस्त में आपका नाम भी जुड़ रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से है, दिल्ली सरकार की तरफ से आप प्रवक्ता के तौर पर यहां हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर हमने कुछ सब्सटेंशियल ना किया हो तो हमें गुनाहगार मान लीजिए। पराली को जलाने की टेक्निक सबसे पहले हम लेकर के आए, सोलर पावर लगाने के लिए सबसे पहले योजना हम लेकर के आए, पूरी दिल्ली को सोलर कैपिटल बनाने की योजना हम लेकर के आए। पराली जिसको आपने कहा कि अभी आएंगे, लेकिन मैं इसको कह दूं कि मुख्यमंत्री ने खुलेआम अपील की कि दूसरे राज्यों में ऐसा किया जाए। मगर केंद्र सरकार तो ये कह रही कि साहब ऐसा है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कैसे नहीं? आज 4% प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण नहीं है। आपकी सरकार झूठ बोल रही है। अब आप औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण नहीं है साहब, आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। मंत्री आप जिम्मेवारी लीजिए साहब, वाला बयान दे रहे हैं, जिम्मेवारी लेनी होगी आपको। आपके हिसाब से केंद्रीय मंत्री गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे हैं ना? उनके हिसाब से आप लोग जिम्मेवारी लेनी होगी साहब आपको।
प्रदूषण हो रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, पराली का तो कोई योगदान ही नहीं है। चाहे आप उनके कहने इंडस्ट्री के एरिया में मुताबिक, चले जाएं, जबकि उनकी चाहे आप अपनी डोमेस्टिक रिपोर्ट एरिया में कहती चले है जाएं, कि बुरा हाल है। 44% प्रदूषण इससे होता है। सफाई और की- जो इतने दिनों में हवा बदली सफाई है, की व्यवस्थाओं में ये क्या लीपअप समझ रहे होती हैं है। कि किसी अचानक से नरेश नहीं जी, है? देख के बोलिएगा जी। कोई प्रदूषण तो किसान नहीं के है। पराली से नहीं होता ये है। आप क्या समझ रहे हैं? 44% प्रदूषण किसान पराली से विरोधी होता है। बातें कर रहे हैं। दुख होता है। टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, नहीं बता रहे कि स्वास्थ्य ठीक है, के ठीक है लगेगा। सर। ठीक है सर, ठीक केंद्रीय है सर। मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं एक कमेंट मैं ले लूं ये- कांग्रेस पार्टी के नेता से, अभी मैं उनकी तरफ जा नहीं सका हूं, उसके बाद में मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। अब ऐसी स्थिति में विनोद सिंह जी, ये जो मुश्किल है, ये अचानक मुश्किल तो आई नहीं है। हम कितने सालों से इस बात को लेकर के, स्मॉग को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के चर्चा करते हैं, एनजीटी के हवाले देते हैं, मगर सब कुछ वही का वही रहता है। आपकी सरकार भी जब केंद्र में थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, तब भी यह समस्या थी, समाधान तो आपने भी नहीं ढूंढा था। देखिए, निश्चित तौर पर जब्बार जी, सरकार में रहने पर, सामाजिक जीवन रहने पे चुनौतियां आती हैं, लेकिन सरकार की नीति समझ उसको किस तरीके से टैकल करती है, इस पर जोर होना चाहिए। हर तरीके का प्रदूषण देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जुमले के शोर का प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वही हर प्रकार के प्रदूषण के खतरे का स्रोत भी है। जब वास्तविक चुनौतियों की स्वीकार्यता नहीं होगी तो मुझे आपकी खूबसूरत जुमलों को देखकर लग रहा है सर, उनसे बेहतर जुमले तो आप विनोद जी, राजनीति की जरूरत नहीं है, आप इस्तेमाल देश कर रहे हित हैं। की बात करें। जिससे ज्यादा खूबसूरत जुमले आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति की जरूरत नहीं है, देश हित की बात जुमलेबाजी करें। की बात नहीं हो रही है। राजनीति ना करें, देश हित के लिए सोचें। जुमलेबाजी में गंभीर सवालों का हल नहीं निकल सकता। ठीक है, नहीं, मैं तो आ रहा हूं। आपके लिए देश हित में डॉक्टर बात मनमोहन करें। सिंह की सरकार ने वो सारी नीतियां जमीन पर लेकर आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई, लेकिन बीजेपी ने उसका पालन नहीं किया, क्योंकि समस्या सिर्फ दिल्ली में नहीं है। हर कड़ी में कोई ना कोई गुनहगार है, गुनहगार को खोजना है। हर कड़ी में विनोद जी कोई ना कोई गुनहगार है। इसके पीछे की वजह को लेकर के मैं चर्चा करूंगा, मगर शशांक मिश्रा जी, क्या राष्ट्रीय भूमिका इनकी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनेगी? सरकार में वो है, सरकार में आप भी थे। आपसे सवाल कि आपने नीतियां क्या उस वक्त बनाई थी और कौन सी ऐसी नीति छोड़ी थी जिसको बीजेपी ने माना नहीं, जिसको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन आप बता नहीं रहे सर। अरे सर, आप बता कहां रहे हो? आप बता कहां रहे हो सर? मैं अपने शब्दों में ये भी कहना चाहूंगा, दोस्तों से जब जिक्र किया कभी मैंने शहर में जाने का, कुछ वर्षों से ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। मैंने जब शहर में जाने का, शशांक मिश्रा जी, ठीक है, थोड़ा संजीदगी से समझते हैं, चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है। सभी सरकारों को जिम्मेवारी लेनी होगी किसी न सरकार की भूमिका तो नजरअंदाज लग रही है, लग रही है पूरे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बैठ करके। शशांक मिश्रा जी, आपकी निगाह तमाम जिम्मेवारी सरकार में आप बैठे हैं, ठीक है, आप सरकार के दाहिने हाथ बन के बैठे हैं। औद्योगिक उद्यमी हूं सर, मैं किसी सरकार में नहीं बैठा हूं, आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं मुझे। मैं किसी राजनीति से नहीं हूं, मैं तो औद्योगिक इकाई चलाता हूं सर, मुझे बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। मुझे कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। सत्यवीर जी साहब, सत्यवीर जी, एक सेकंड। विनोद जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ पर्यावरणविद इस वक्त शशांक जी हैं। एक सेकंड सर, आपने कुछ नहीं किया सर, एक सेकंड, केवल दाहिने हाथ बनने का प्रयास सर, कर एक सेकंड, आपसे भी जवाब लूंगा, अब वो बीजेपी से भी जवाब लूंगा, मगर शशांक मिश्रा जी, ये जो स्थिति हम देखते हुए आ रहे हैं, 2017 में स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को लेकर के डांट फटकार के साथ में कई सारे प्रावधान को करने की कोशिश के लिए कहा, मगर वो चीजें धरातल पर अभी तक नहीं दिखी तो सिर्फ नाम मात्र दिखी। ये जो समस्या है स्मॉग के, पोल्यूशन के, हवा के खराब हो जाने की, अब ऐसे में एनजीटी का तो एक छोटा सा फैसला कि साहब जनरेटर का इस्तेमाल मत कीजिए, हालांकि इसके और बहुत सारे रूप ऐसे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस एक फैसले के बुनियाद पर हमारी हवा ठीक हो जाएगी जो हम सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, या इस पर बड़े स्तर पर कोई काम करने की जरूरत है? जब्बार जी, मैं आपसे आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत भी हूं और साथ ही साथ एनजीटी के फैसले का स्वागत करता हूं। जी, पर्यावरणविद होने के नाते मेरा एकदम ठोस समर्थन है, एनजीटी के साथ में हूं। और साथ ही साथ मेरा ये निवेदन है सभी पार्टियों से, मैं
पर्टिकुलर किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक पर्यावरणविद होने के नाते सभी सरकारों को इस पे गंभीर होना चाहिए और जनता के हित में सोचना चाहिए, न कि अपने अपने एजेंडे या उन सब बाकी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मेरा अपना मानना है, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो साथ ही साथ ठीक है एक सेकंड शशांक जी, साथ ही ये साथ सराहनीय फैसला है एनजीटी का, इसका सभी स्वागत कर करना रहे चाहिए। हैं। इसका हर पार्टी स्वागत भी कर रही है, हर शख्स स्वागत कर रहा है कि चलिए कम से कम इसके जरिए से आज नहीं 2-4 दिनों में जो मुश्किलें हैं उद्योग जगत को, जो मुश्किलें हैं हाई राइज सोसाइटीज को, जहां पर पावर कट ज्यादा होता है, प्रोडक्शन का निर्माण रुक जाएगा, अगर बिजली कट होती है तो फिर सरकार वहां पर बिजली बढ़ाए, ठीक करे, वो एक इसका एक पहलू है। कुछ पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ में आ रहा हूं। शशांक जी, ये जो स्थिति है, एनजीटी ने सराहनीय फैसला लिया, मगर इससे पहले हवा को साफ सुथरा करने के लिए कई बार बड़े कदम उठाए जाने के दावे, वादे और बड़ी बड़ी बातें की गई। हम सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का मौसम जब शुरू होता तभी इस तरफ क्यों आते हैं? और इस जनरेटर को बंद करने की वजह से जो कि डीजल, पेट्रोल और केरोसिन वाले हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस एयर क्वालिटी पर? एक परसेंटेज में ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पार्टिकुलेट मैटर का, PM10 2.5 का जी। अगर उनके ऊपर हम चेक एंड बैलेंस लगाते हैं, सरकारों से उम्मीद करते हैं उसकी दिशा में प्रयास करें और साइंटिफिक एक रिसर्च उसकी दिशा में होना चाहिए, जिसपे सरकार का ध्यान नहीं रहता। सरकार का ध्यान सिर्फ बाकी अन्य चीजों पे रहे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, न कि इस तरीके से, मतलब सर भाई अंत में कोर्ट क्या करेगी? इस तरीके का कोई एक ऑब्जेक्शन लेकर आएगी, कोई एक बैन लगाएगी, तो आपको ये लगता है या सरकार ही इस दिशा में कोई पहल करेगी? अपनी जनता को तो ऐसे मारने के लिए नहीं छोड़ सकती है ना जी। सरकारों की प्राथमिकता में ये चीज कभी रही ही नहीं है। वक्ती तौर की परेशानी वो देखते हैं कि हर साल आती है, 2-3 महीने में ठीक हो जाती है, जब तक चर्चा शुरू होती है लोगों का आक्रोश और गुस्सा होता है और उस पर एनजीटी कुछ कहती है, कोर्ट्स कुछ कहती है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है क्योंकि फिर दूसरा मौसम शुरू हो जाता है। सरकारों की प्राथमिकता में क्या नहीं रही है क्या? जी 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 जी, मैं यही, सरकार की प्राथमिकता में पर्यावरण होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि आज जी जी आज जैसे कोरोना चल रहा है, इसी तरीके के अन्य समस्याएं आएंगी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। ठीक है, सत्यवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उसमें एक सवाल भी जोड़ दूं। मैं आ रहा हूं, रियल में राजनीति को अलग हट के देखा जाए जी। मैं जयप्रकाश जी आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं जयप्रकाश जी आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि आपसे और रमेश मोहन जी से आज ज्यादा सवाल होंगे, आपसे और रमेश मोहन जी से आप ज्यादा सवाल होंगे। ठीक है, सत्यवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ता हूं। ये जो जनरेटर बंद करने की बात कही गई, ठीक है, एक बड़ा फैसला है, सराहनीय, और आप भी इसकी सराहना करेंगे। ठीक है, आपके उद्योग को थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, कुछ ऐसी चीजें कि वक्त रहते अगर उसकी तैयारियों के लिए हमें वक्त दे दिया जाता, शायद आगे सरकारों की तरफ से वक्त मिल जाए। कितना फर्क पड़ेगा अगर पावर कट ज्यादा होता है? प्रोडक्शन हालांकि अभी बहुत ज्यादा हो नहीं रहा होगा कोरोना काल की वजह से, ज्यादा मुश्किल आपके सामने है या उन मुश्किलों को, इस बड़ी मुश्किल से निजात के लिए आप झेल सकते हैं? देखिए जब्बार जी, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोडक्शन को लेके हमारे एक टाइम लिमिट होती है और जब तक निर्बाध बिजली हमें नहीं मिलेगी तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करने में और औद्योगिक इकाइयों को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। ठीक है, दूसरा, मैं एक शशांक मिश्रा जी से जानकारी लेना चाह रहा हूं कि शशांक जी, हमारा प्रावणविद जो है पूरी साल वर्क करता है, समय पे चुनिंद समय पे पहले ही क्यों सोचता है? ये आंकड़ों की जो बाजीगिरी है जो हम सब लोग घुमा रहे हैं, जो जिम्मेवार आदमी घुमा रहे हैं, उनकी स्थिति में आज हम बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए। इकाइयां स्थिति जो है ना, आज हमें चाहे वो कोरोना काल से निकलते हुए पिछले 3 से 4 महीने हमारी यूनिटें बंद रही, हमने किस स्थिति से हर समय जो है ना सरकार का, शासन का, प्रशासन का हर तरीके से सहयोग किया। आज भी आगे भी प्रावण को लेके हम बिल्कुल सजग हैं और आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे। समय रहते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए हम क्यों नहीं कहते? ठीक है, एक सराहनीय कदम एनजीटी का, एक सराहनीय कदम आपके उद्योग की तरफ से कि आप लोग इस छोटी सी मुश्किल को झेल लेंगे। मगर आप जयप्रकाश पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिम्मेदारी से तो आप भी नहीं भाग सकते सर। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं होती है, खासतौर पर वो शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो या दिल्ली एनसीआर के इलाके हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2017 में
कि सरकारों के बंटवारे से कि ये तुम्हारा राज्य है, मैं केंद्र में हूं, इससे आप अपना पल्ला तो झाड़ नहीं सकते। प्लानिंग है क्यों नहीं करती है सरकारें प्लानिंग? ये देखिए, पर्यावरण का इशू सरकार क्या बल्कि कहिए तो ग्लोबल होता है। अगर यूरोप अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो खामियाजा मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों है? पर्यावरण को दो स्तर पे हमेशा दिल्ली में पोल्यूशन क्यों ज्यादा होता है? एनसीआर में पोल्यूशन क्यों ज्यादा होता है? ग्लोबल समस्या एक है, मगर सुन लीजिए या तो आप ही बोलिए। आप बात को जिस तरीके से डाइवर्ट करके रखने की कोशिश करें, अरे सुनेंगे भाई साहब, सर मैं आपको सवाल तो दे रहा हूं, आप ये बात करके कि आप निकल जाते हैं ना। ग्लोबल समस्या, अरे सर गजब व्यक्ति की बात नहीं है, आप सवाल को डाइवर्ट कर रहे हो। अरे मैं ये कह रहा हूं कि सुनिए, आ रहा हूं, सवाल लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्लोबल समस्या बेशक अच्छा, पर्यावरण को हम कह दें लोकल समस्या केवल दिल्ली की है तो सवाल है। आप उससे अगर ग्लोबल समस्या कहते हैं तो डाइवर्जन, संवेदनशीलता को हल्का करने की कोशिश क्यों करते हैं कि ये ग्लोबल समस्या है? अरे सर ग्लोबल समस्या तो हर कोई जानता है। मैं ये कह रहा हूं 6 वर्ष से 6-6.5 वर्ष से आप सरकार में है, केंद्र समस्या जहां आप बैठे हैं ना भाई साहब, जिस कमरे में एसी में, उस एसी में जो भी पावर कंजम्पशन हो रहा है जो भारत में 80%, सुन लीजिए, हमको पर्यावरण पे उपदेश मत दीजिए, हम आपको बता दें, भारत में 80% जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर से आती है, वो भी कोयला जलता है और उसका भी कार्बन भारत के पर्यावरण में ही रहता। मैं बात यही कह रहा था कि हमारी थोड़ा सा और आधुनिक वहां बैठ करके कि एसी में जो बैठे हुए, हम भी दिन रात बाहर में जाकर के फील्ड में हम भी घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और आप जैसे लोगों के सामने संवाद करते हैं। मैं काउंटिंग के लिए किसी तरीके की बात नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये जो रीजन आप बता रहे हैं तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की नहीं है? ये रीजन आप बता रहे हैं, जिम्मेदारी किस सरकार की होगी? ये रीजन आप बता रहे हैं सरकार की है, क्यों सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं आप? कौन ढूंढेगा सोल्यूशन? ये पर्यावरण के जो विद बैठे ये ढूंढेंगे। अगर ये ढूंढेंगे तो बहुत जरूरत है, किसी पार्टी को सरकार करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, सोल्यूशन निकालिए। प्रकाश पांडे जी, मेरा सीधा सा सवाल है, एक बहुत सीधा सा सवाल है जयप्रकाश पांडे जी। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार, सुनिए ना सर, आप चीजों को घुमा रहे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार और आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार आप चला रहे हो, हल क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है सर। मैं पहले ही कहा, मैं क्या कह रहा हूं, मोदी जी को यूपी की सरकार ने नहीं, केंद्र की सरकार आपकी पार्टी अवार्ड मिला है, आपकी पार्टी चला रही है। ये मानता है कि क्या लिया, सोलर एनर्जी की क्रांति कर दी है। क्या निकाला 6 वर्षों में? मैंने कवर किया सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग को मैंने कवर किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा आपकी भी सरकार को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को भी। मेरा सीधा सा सवाल ये है सर, मैं आपसे, मेरा कोई व्यक्तिगत तो है नहीं कि मैं आपके ऊपर ज्यादा चढ़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई उसका पालन क्यों नहीं हुआ 3 वर्षों में? मुझे 2 मिनट जब्बार भाई दे देते तो बड़ा। आप 2.5 मिनट, आप 2.5 मिनट लीजिए, मैं पूरा 2.5 मिनट दूंगा। किसी पार्टी का नाम लिए जी, मैं बता रहा हूं। तो देखिए, मेरी विनती यह है कि पर्यावरण एक जटिल समस्या, इसके 2 स्तरीय हल है। एक तो हम जैसी जीवन पद्धति जी रहे हैं, चाहे एसी में रहे, चाहे कूलर में रहे, चाहे किसान हरित क्रांति के बाद जिस तरह ट्रैक्टर हार्वेस्टर का यूज करता है, या फिर हमारे जो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी आती है, सब कहीं ना कहीं कोयला से है या फिर कहिए डीजल से है, पेट्रोल से आती है। और ये दुर्भाग्य से हम 80% आयात करते हैं, बहुमूल्य हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जाती है। एक दीर्घकालिक हल यह है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ओर जाएं। हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, जिस लैटिट्यूड पे हमारी सिचुएशन है आज नहीं है, नेहरू जी के दौर से थी। वो मोदी जी को भारत सरकार ने नहीं, पूरा विश्व यूएनओ मानता है कि इन्होंने नॉन कन्वेंशनल, स्पेशली सोलर एनर्जी के स्तर पे एक लीडर है, उनको ग्लोबल अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड मिला और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उससे दीर्घकाल में हल होगा। तत्काल हमारा जब जाड़े के विंटर सीजन में स्वाभाविक है कि हवा का दबाव ज्यादा रहता है और ऐसी समस्याएं शहरों में आती हैं, तो हमें इस तरह के अलोकप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। लेकिन यह एक दीर्घकालिक काम है और सबको करना होगा। और इसमें जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, अगर ये हिंद स्वराज पुस्तक पढ़ लें गांधी की, तो गांधी तभी समझा रहे थे कि अगर यूरोप की फोटोकॉपी औद्योगिकरण का होगा तो ये उसका रिजल्ट आना है, वो आया है। लेकिन हम एकाएक इसे नहीं दूर कर सकते हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रहे, इसमें दलगत कोई मसला नहीं है।
आम आदमी के बजाय दूसरी सरकार आएगी, वो भी वैसी आधुनिक जीवन पद्धति को बढ़ाएगी, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाएगी, परिवहन के साधन रहेंगे, तो वो तो कीमत चुकानी ही है। हाँ, सरकार उसमें शिद्दत से नव प्रवर्तन कर रही है, उससे भारत जो है एक तरह से बल्कि कई ग्लोबल लीडरशिप भी हासिल करेगा और धीरे धीरे हम निश्चित रूप से ऐसी एनर्जी प्रोडक्ट कर लेंगे जिसमें हमारे प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी बात होगी। मैं मुझे ब्रेक लेना है, आपकी बात होगी, मैं सबके पास में आऊंगा ब्रेक के बाद में। जयप्रकाश पांडे जी ने आपने अपनी बात कही, मैंने बहुत धैर्य से उसको सुना। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर के है कि ग्लोबल ये समस्या है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का नाम पूरे विश्व में अच्छे काम करने के लिए इसको लेकर के न सिर्फ सराहनीय कदम की तारीफ की गई बल्कि उनको अवार्ड भी दिया गया। मेरा बहुत छोटा सा सवाल था, सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो पराली जलाई जाती है उसका असर कितना है? केंद्र सरकार कुछ और, राज्य की सरकार कुछ और क्यों बताती है? सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय की थी, पानी के छिड़काव से लेकर के, कंस्ट्रक्शन से लेकर के, ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रकें चलते हैं उसको लेकर के, दूसरी तमाम ऐसी चीजें, उस पर हमारी सरकारों ने कितना काम किया? मेरा सवाल यह है कि जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को जमीनी स्तर पर हम दिखाने की जो कोशिश करने का ढोंग करते हैं, वो स्तर हमें दिखता क्यों नहीं है? वो जमीन पर दिखता क्यों नहीं है? ये चीजें तो हम कर सकते हैं, ये चीजें सरकारें कर सकती हैं मिशन के तौर पर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं।